नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। सुप्रीम कोर्ट में आज दूसरे दिन लगातार एसआईआर चुनाव आयोग बहस चल रही। बहस में अभी तक जो जानकारी है उसके अनुसार अभिषेक मनु सिंघवी ने अपना पक्ष रखा है और वो सुप्रीम कोर्ट को बता रहे हैं कि क्यों एसआईआर में बदलाव की जरूरत है, क्यों आधार कार्ड को इसमें एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट के तौर पर उपयोग करना चाहिए। बहस चल रही है, दूसरे पक्ष की तरफ से यानी चुनाव आयोग की तरफ से भी अपनी अपनी दलीलें दी जा रही हैं और उस पर जब कुछ जानकारी आएगी तो लेकर हाजिर होंगे। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए एक विशेष पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है और देश के जाने माने पत्रकारों का ये पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं मयूर जानी भाई। मयूर भाई बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और एक बार इनके एक सवाल पर कोई बड़े नेता पानी पीते हुए भी दिखे थे। वो ऐतिहासिक क्लिप आप देखेंगे तो मिलेगी आपको। तो मयूर भाई हमारे साथ सीधे गांधीनगर से जुड़ रहे हैं। अहमदाबाद में दादा कि गांधीनगर? अहमदाबाद में है। और धनंजय भाई जुड़ रहे हैं देश की माया नगरी से, इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ द कंट्री, बंबई से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं। लेकिन उससे बड़ी चीज मैं बताता हूं सबसे शुरुआत में, धनंजय भाई वो व्यक्ति हैं जिन्होंने शांति सीरियल, अगर आपको याद हो, मेरी उम्र के होंगे 40 के आसपास तो शांति याद होगा, उस सीरियल की स्क्रिप्ट, डेली शो आता था मंदिरा बेदी का, उसकी स्क्रिप्ट इन्होंने लिखी थी। उस वक्त इनकी उम्र होगी 20 बरस की और बहुत टैलेंटेड हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मयूर भाई, शुरुआत आपसे। मयूर भाई, आप तो बड़े बड़ा को पानी पिला चुके हो, अब जरा बताइए हो क्या रहा है इस देश में? इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? रविंद्र भाई, आपको भी नमस्कार। अब हमारे सभी दर्शकों को, हमारे प्यारे भाई धनंजय भाई को, आप सभी को नमस्कार। और अच्छा, ये देखिए, हमको वहम था कि हम उनके बहुत करीबी दोस्त थे, हमको नहीं पता था शांति इन्होंने लिखी है। अच्छा, बताइए कितने, हाँ मतलब छुपाते हैं चीजों को, बताते नहीं है ये। शांति कितना ऐतिहासिक सीरियल था सर। शांति तो बहुत ऐतिहासिक सीरियल था, लेकिन ये हमारे ये भाई ने लिखी है, ये कहाँ बताया उन्होंने? तो आपने बोला तो पता चला मुझे। हाँ, बताइए। हमको पता ही था कि उनमें से एक मैं भी था संवाद लिखने वाला। हाँ पर सर, तो चार में से एक होना भी छोटी, उस समय तो मतलब क्रांति लाई थी उस सीरियल ने भाई साहब दूरदर्शन पे। क्या बिल्कुल सवाल ही नहीं। चलिए, ये तो बहुत अच्छी जानकारी दी, तो हमारा सीना थोड़ा और चौड़ा हो गया, वरना सीना चौड़ा होने के कारण बहुत कम मिल रहे हैं आजकल देश में। तो ये जानकारी पाई तो बहुत अच्छा लगा हमको। और बाकी तो क्या चल रहा है, तो हमने एक आज वीडियो बनाया कि कुछ भी हो रहा है, आज हमने बनाया। वो अभी जैसे अभी हम आपसे बात करना शुरू कर रहे हैं ना, तो साथ में वो हमारे मंच में वो चल भी रहा होगा, वो रिकॉर्डेड है। एक सेकंड, मयूर भाई का अपना एक चैनल है मयूर जानी ऑफिशियल, आप उसको भी जरूर देखिए, बहुत शानदार पत्रकारिता होती है। और धनंजय भाई का चैनल है द नागरिक, उस पर रोज शाम को डिबेट होती है, दिन में भी डिबेट होती है, बहुत बेहतरीन चैनल है। इन दोनों चैनल को भी मेरी रिक्वेस्ट, आप देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। जी मयूर भाई। तो हमने कहा कि अब जब भी जो है कोई भी जानकारी पाने की कोशिश करते हैं, अब दिन भर हमारा काम तो यही है, आपका हमारा धनंजय भाई का, कि क्या हो रहा है उसकी जानकारी इकट्ठा करें, है ना। खबर को हम लोग ढूंढते हैं, सूंघते हैं। अब जो मिल रहा है वो ऐसा कुछ मिल रहा है कि भाई साहब, तो फिर कहा कि क्या करें। तो हमने कहा कि अब कुछ भी हो सकता है और कुछ भी हो रहा है। तो हो रहा है, अब आपको पता ही अब चल रहा है कि आधार कार्ड भी आपके देश के नागरिक होने का आधार नहीं है। अब सवाल ये है कि तो फिर कैसे हम और आप और धनंजय भाई और हमारे जितने भी दर्शक या पूरे देश के नागरिक, मतलब वो कौन सा वो आधार है जिसके आधार पर हम देश के नागरिक माने जाएंगे? अब देखिए, इतने सालों के बाद ये इतना बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है हमारे सामने और किसी के पास इसका जवाब नहीं है। ये नहीं चलेगा, ये पता, इसके बारे में बात स्पष्ट रूप से की जा रही है कि ये नहीं चलेगा। लेकिन तो क्या चलेगा भाई? किस हिसाब से हम देश के नागरिक माने जाएंगे? हमारे और आपके और सभी के जो है वो पता नहीं, हम तो मतलब हो सकता है हजारों साल से हम तो यहीं के हैं सब लोग, तो अब कैसे माना जाएगा? अब देश पैदा हुआ है 1947 में, देश की रचना हुई 1947 में। ये इससे पहले से तो पता नहीं कि मतलब कितने अरब लोग जो हैं, 1-1.5 अरब लोग यहाँ पे आ रहे हैं, रह रहे हैं, और लोग यहाँ से आते भी हैं, जाते भी हैं, माइग्रेट भी करते हैं, सब होता है।
अब कैसे साबित किया जाएगा, इस इतना बड़ा सवाल आज हो गया है कि आप इस देश के नागरिक हैं। और वो सवाल क्यों खड़ा हो रहा है रविंद्र भाई, धनंजय भाई? वो सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है कि ज्ञानेश कुमार जी को तो नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से अमित शाह साहब को एक विचार आया कि यार बिहार कैसे जीता जाए। तो कैसे जीता जाए, अब जो हर चाल जो है एक्सपोज हो चुकी है, तो अब खुलेआम दादागिरी करते हैं और कहते हैं कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होगा, ठीक है, और उसमें उन लोगों के वोट जो है वो हो सके उतने दूर किए जाएं, ताकि अपने हिसाब से मन मुताबिक जो वोटर्स चाहिए वो हिसाब से हो, पूरा मामला सेट हो, गणित। तो ये हो रहा है इस देश में जी। आपको पता है एक्स्ट्रा 2AB कहां से आएगा, इसका भी आज हमको जवाब मिल गया। कहां से आया है? अरे पता नहीं, अच्छा आपके यहाँ हो तो मैं दिखा दूं, अभी मैं ये कर सकता हूँ ना, मैं यहाँ भी एक फाइल चढ़ा सकता हूँ मैं। हाँ, अरे यहाँ से आता है भाई, क्या बात कर रहे हैं। आज मेरे मन की जो जिज्ञासा है वो जिज्ञासा खत्म हो गई जब मैंने ये वीडियो देखा। मैंने कहा अगर ये हो सकता है तो एक्स्ट्रा 2AB कहीं से भी आ सकता है। ये देखिए, ये प्ले करेंगे आप कि मैं करूंगा? कैसे होगा ये? मैंने लगा दी वीडियो। अरे एक भाई साहब है, रविंद्र भाई को प्ले करना पड़ेगा, रविंद्र भाई को प्ले करना पड़ेगा। आप प्ले कीजिए। नहीं, एक मास्टर साहब है, वो पढ़ा रहे हैं, गणित पढ़ा रहे हैं, देखिए। अच्छा, चिंता मत करें। देखें, कहता है प्रूव इट P + P = 28। तो इसको बहुत ही आसान तरीका है, मैथ आप लोग पढ़े ही है और मैथ ही मैं सिखाता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें से जो 1 है ये वाला अलग कर रहे हैं और जो इसका 0 है वो अलग कर रहे हैं, ये वाला हेड, ठीक है। फिर प्लस करें, 1 इसका अलग कर लें और इसका जो सर है उसको उतार लें, इधर कर लें, ठीक है। अब इसको साबित करेंगे ये 28 कैसे बनेगा। अब यहाँ पे देखें, ये 1 है और ये 1 है, इन दोनों को जमा कर लें तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ये वाले जो 2 इसके सर हमने उतारे थे, इनको हमने क्या करना है, इनको भी हमने प्लस कर लेना है। इनको ये वाला जो है ये उठाकर हम यहाँ ले आएंगे, ये हो जाएगा यहाँ पे। फिर ये वाला जो है ये उठाकर यहाँ हम ले आएंगे, ये ऐसे हो जाएगा। ये बोला भाई साहब, ये रात रे कहाँ पैदा हो गए थे? ये रात रे कहाँ पैदा हो गए? मुझे लगता मैं है भाई साहब इतने साल से परेशान, और देख जब से मोदी जी ने वो एक्स्ट्रा 2AB बोला था, मैंने इतने गणितज्ञों को पूछा। मैंने कहा यार ये बता दे कहां से आता है ये। कोई जवाब नहीं दे पाया। ये मास्टर साहब थे, उन्होंने बता दिया। अब मेरे मन में कुछ ऐसा नहीं। तो ये हो रहा है देश में, और क्या बहुत बढ़िया चल रहा है। बहुत बढ़िया। यही बात है, सच बात है आपकी, ऐसा ही चल रहा है। इकबाल भाई भी जुड़ गए हैं। इकबाल भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। इकबाल भाई बंबई से हमारे साथ जुड़े हैं। तो धनंजय भाई आपसे मैं जानना चाहूंगा, इलेक्शन कमीशन लगातार अपनी तरफ से दलीलें दे रहा है। चुनाव आयोग के जो वकील हैं राकेश द्विवेदी, वो बोले जा रहे हैं, उन्होंने अपना पक्ष रखा और याचिकाकर्ताओं ने भी पक्ष रखा। अब तो जिंदा लोगों को भी खड़ा कर दिया। तो अब क्या लोग चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया है उस पर भरोसा रखें या लोगों का भरोसा टूट गया है? आपका क्या कहना है? देखिए, चुनाव की जो प्रक्रिया है उस पर तो भरोसा रखना पड़ेगा, क्योंकि सरकार चुनने का यही माध्यम है। कैसे चुनेंगे सरकार? हम वोट देने जाएंगे वोटर लिस्ट के हिसाब से और वोट देंगे, फिर उसकी काउंटिंग होगी, फिर जो है सरकार बनाने की प्रक्रिया बनेगी। इसको तो तोड़ नहीं सकते। अब जो इसका संचालन करते हैं, जो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, वो गलत लोग आ जाएंगे। जैसे समझिए अभी जो मयूर भाई ने दिखाया कि P + P 28 कैसे होता है, तो ये तो मास्टर साहब बीच बीच में आते रहेंगे, लेकिन एक सार्वभौमिक सत्य है। वो सार्वभौमिक सत्य ये है कि आप जो है थाली से उठाएंगे और मुंह में डालेंगे, चबाएंगे और वो निगलेंगे और धीरे धीरे पेट में आपके आ जाएगा और पूरे सिस्टम को चला जाएगा। ये सिस्टम है। लेकिन बीमार आदमी को क्या करता है, कहीं यहाँ काट देता है, कहीं यहाँ काट देता है, वहां से भी खाना जाता है, तो वो टेम्पररी किया जा सकता है। तो ये जो SIR कर रहे हैं, या जो अभी बताया, हम मयूर भाई को तो इस बात के लिए भी धन्यवाद देते हैं कि वो अभी जो दुनिया के विद्वान, सबसे बड़े विद्वान है दुनिया के, एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले, उनका ये इंटरव्यू कर रहे थे, उनको परेशान कर दिया। अरे जवाब तो दीजिए, अरे कुछ बोलिए तो। कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ बोलिए तो, है ना। वो वीडियो अभी हाल में मैंने देखा, उनका दिए लीजिए, मयूर भाई ने परेशान कर दिया। तो अब ऐसे लोग जो ये टीचर हैं, वो टीचर केवल वो टीचर नहीं है,
ऐसे लोग सत्ता में जाके बैठ गए। आप बीजेपी के, आरएसएस के ढेर सारे लोगों को ऐसा सुन सकते हैं। कोई टीचर पहला नहीं है वो व्यक्ति, दूसरे किस्म का उदाहरण दे रहा होगा। वो बता रहा होगा कि सूरज कहाँ से आता है, किधर से निकला था, किधर गया। तो एसआईआर जो है कंप्लीटली, मैं तो बार बार बोल रहा हूँ कि ये नैरेटिव बिल्डिंग था। और नैरेटिव बिल्डिंग ये था इनका कि भैया हम जो है बांग्लादेशी ढूंढ रहे हैं, मुस्लिम भरे हुए हैं वहां पे। आपको पता है कि 4 जिले वहां माने जाते हैं जो मुस्लिम बहुल कहते हैं। मुस्लिम बहुल है नहीं, एक ही जिला मुस्लिम बहुल है, उसका नाम है किशनगंज। बाकी जिला मुस्लिम बहुल नहीं है, एक ही जिला है वो। जैसे आपके देश में एक ही स्टेट है जम्मू कश्मीर, जो मुस्लिम बहुल स्टेट है। अब वहां पे और उसके बगल में पूर्णिया है, ये दोनों जिले में सबसे ज्यादा वोट काटे गए हैं, 12% के आसपास। समझ अच्छा। गए, 12% के आसपास। बड़ा नंबर है। जी, एवरेज है कि एवरेज 6 से 7% वोट कटे हैं पूरे स्टेट में। अब उसमें जो आ रहा है, जो ये नैरेटिव करना चाह रहे थे हिंदू मुसलमान वाला, आपको याद होगा कि बीच में एक और चला था, सूत्रों से पूरा मीडिया आ गया, दिल्ली के मीडिया हाँ, ने चल पड़ा बताया था। कि कितने बांग्लादेशी, म्यांमार के और नेपाल के घुसपैठिए वोटर लिस्ट में पाए गए। चुनाव आयोग हैरान, आज तक नहीं बता पाया कि चुनाव आयोग ये देखो ये व्यक्ति है, ये बांग्लादेशी है, ये घर देखिए है ना, इसी घर में बांग्लादेशी रहता है। नहीं बता सही पाया, बात। नहीं तो ये आज तक और कौन कौन चैनल है वो पहुंच जाते वहां। वो जहां पहुंच रहे हैं, वो पहुंच रहे हैं जो राहुल गांधी ने बताया है कि ये देखिए वहां पहुंच रहे हैं। कर्नाटक के इस जगह पे एक मकान में इतने लोग रहते हैं, वो पहुंच गए वहां। लेकिन बांग्लादेशी रह रहे हैं, म्यांमार के रह रहे हैं और नेपाल के रह रहे हैं, ये देखिए वोटर लिस्ट में नाम है, वो अब तक कोई खोज नहीं पाया है। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि पूरा नैरेटिव झूठा था, गलत था। अब नया नैरेटिव गढ़ रहे हैं कि ये एसआईआर जो है वो तो होना जरूरी था और जो गड़बड़ियां हैं उसको ठीक की जाएंगी, सुधारा जाए। अब बताइए, एक मुझे समझाइए कि आपकी शर्ट है, मैं आपकी शर्ट को पहले फाड़ दूं, बोलो सबको जोड़ दिया जाएगा, कहीं गड़बड़ दिखेगा तो बताइएगा, फिर ठीक कर देंगे। वो ठीक हाँ, होगी शर्ट क्या? सही बात है। नहीं ठीक होगी। एसआईआर में जो किया है सबसे घातक हुआ है कि आम आदमी को परेशान करने का कार्यक्रम है, जिसे सुप्रीम कोर्ट में अभी कह रहे हैं, अभी प्रोड्यूस किया गया कि ये देखिए जीवित है लेकिन ये मरा हुआ बताया जा रहा है, ये मरा हुआ। देखिए मरे हुए लेकिन जीवित। सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कुछ नहीं, तो सुधार हो जाएगा। इतना आसान करेक्शन इस देश में है क्या? इतना आसान इस देश में करेक्शन है? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए हो सकता है घर बैठे करेक्शन हो जाएगा, हमारा आपका करेक्शन घर बैठे नहीं होने वाला। एक और नहीं होगा। बताऊं आपको, आज तक की जो जर्नलिस्ट है मौसमी सिंह, वो गई अररिया, अररिया भी उसी जिले में से आता है, मुस्लिम बहुल जो कहलाता है। वहां पे एक पासवान फैमिली, एक गांव गई वो, एक पासवान फैमिली में कई लोगों के नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, कुछ लोगों के नाम है। अब उसने कहा कि तुम्हारा नाम है तो कैसे जुड़वाओ? बोला बीएलओ को हम 4 दिन से ढूंढ रहे हैं, फोन पे बात होती है, मिलते नहीं है। फिर वो मौसमी सिंह गई उस स्कूल में जहां वो, वहां पे बीएलओ से मुलाकात हुई, बीएलओ ने कहा कि हाँ हम ये दीजिए कर देंगे। अब हर जगह तो पत्रकार नहीं है ना। जी। बड़ी हालत खराब है, आम आदमी को कैसे इस पूरी प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाए, यही इनकी मंशा है। उनको हिंदू मुसलमान नहीं है, वो किसी को बाहर कर देंगे। अच्छा अभी एक और, एक लास्ट ये लाइन क्या बोल कर दूं, दिया। एक और लास्ट लाइन बोल दूं। एक भाई साहब हैं जो बेसिकली भीखू भाई दलसानिया नाम है इनके, गुजरात के हैं, भीखू भाई दलसानिया। अब वो जो है बिहार बीजेपी के संगठन मंत्री हैं, महामंत्री हैं, उनका नाम वहां वोटर लिस्ट में डाल दिया गया है और ये गुजराती में लिखा गया है। 2024 के चुनाव में जो इनका लोकसभा क्षेत्र था अमित शाह जी का, जी। गांधीनगर, वहां से वोटिंग किया है 2024 में, और अभी बिहार के मतदाता बन गए। आज वो तो ये दिखाया क्या? तेजस्वी ने। जी। जी जी वो भिखू भाई दलसानिया बहुत सालों तक यहाँ गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री रहे, संगठन मंत्री लंबे हाँ। अरसे तक, और फिर उनको वहां का जिम्मा दिया गया है। हाँ। जी, राष्ट्रीय बेसिकली संघ से आते हैं, संघ से ओके। संघ से आते हैं। वही संघ तो गड़बड़ है, सारा उसी संघ का तो क्रिएट किया हुआ है। राइट राइट राइट। तो इस तरह की गड़बड़ तो दिख रही है सब जगह हम लोगों को, हम लोग देख रहे हैं। नहीं, पर इसको गड़बड़ नहीं कहिए खाली रविंद्र भाई, ये इंटेंशनली किया गया है। साजिशन यार है जो ये। है एक घर में 250 लोग कैसे रहेंगे? मतलब कोई बेवकूफ आदमी है जो बीएलओ भी है, एक घर में 250 आदमी करेगा क्या वो?
और ये अच्छा, जो मुझे एक मकान चीज नंबर दे रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मैं तो बिहार का हूँ, मेरा घर है, मकान नंबर कहाँ से आ गया? मकान नंबर तो हम लोग यहाँ किसी का नहीं। मेरा बहुत पुराना घर है, तो उसमें नंबर लिखा हुआ 47 या 87, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। एक लोहे का इतना बड़ा तख्ती लगा हुआ है, छोटा सा। तो हमारे मुझे पिताजी ने बताया कि वो जो है जब आते थे मालगुजारी लेने के लिए, और जब वो 60s के दशक के समय की बात है, वो जब वो लगाया गया था, उसके बाद जी खत्म हो गया। हाँ मैं हाँ एक भाई चीज मुझे समझ में, मुझे थोड़ी एक सवाल है मेरे मन में होता है कि हर ये सब तो होता है, लेकिन साथ में क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज भी हर जगह पे अपने अपने जो विस्तार मत बूथ वाला जो वार्ड वाला विस्तार होता है, वहां वो पर्चियां बांटने जाती है नाम वाली, तो इस घर में ये इतने वोटर हैं। तो क्या इनको नहीं पता चलता है कि यार यहाँ इतने वोटर तो है नहीं? वो भी तो पॉलिटिकल पार्टीज भी तो जाती होंगी ना, उनके भी तो मयूर भाई, आप अगर डेटा देखिएगा तो आया है कि कोई 60,000 के करीब BLA ब्लॉक लेवल एजेंट्स, वो जो पार्टियों के होते हैं, हाँ तो दोनों तरफ के 60-70 हजार इधर के, 60-70 हजार उधर के, ये ऑफिशियल मैं बता रहा हूँ के हाँ आसपास। हाँ। आप अगर CCI के साइट पे जाइएगा तो उसका डिटेल है एक पेज का पूरा। हम्म, अब वो जो है BLA हैं, उनके पास क्या जानकारी आई, ये BLO है वो क्या कर रहे हैं, जो डेटा ऑपरेटर है वो क्या कर रहा है, कहाँ गड़बड़ी हुई है वो चिन्हित कैसे करिएगा? हमने कहा कि आप जो भरवा के ले रहे हो जिनसे, हालांकि सच्चाई ये है कि भरवाया भी नहीं गया, खुद ही इन लोगों ने बैठ के भर दिया। खुद ही भर दिया। खुद ही भर वो तो दिया। वीडियो देख के रहे हैं, अजीत और उद्यम के वीडियो में आप है ही। उसको स्कैन करके रखो ना, कहाँ ये रखोगे, तो आग लग जाएगी, खत्म हो जाएगा। अब धनंजय कुमार ने भर के दिया था साइन करके, और आप कह रहे हो कि आपने तो दिया ही नहीं था, तो मैं कैसे प्रूव कर पाऊंगा कि भाई आप मैंने दिया था? आप तो मुझे बिल्कुल पर्ची बिल्कुल। आपने दी नहीं। पर्ची अगर दी भी तो आप बोलोगे हाँ कहीं गुम हो गया, इतना जंगल है यार, हाँ 8 करोड़ का मजाक है? नहीं है आपका, बिल्कुल फिर बिल्कुल से भर के दे दीजिए। सही ये बात। लीजिए फॉर्म नंबर 6 भर दीजिए। राइट फॉर्म नंबर 6 राइट का राइट। मतलब होता है कि नए मतदाता के तौर पे आप चिन्हित किए जाएंगे। तो मतलब बिल्कुल मेरी उम्र जो है आज जो है अगर 50 साल है, तो 50 साल की उम्र में वोटर बना, ये रजिस्टर होगा ना। मेरी उम्र तो 18 साल में मैं बन गया था वोटर, वो कहाँ चला गया मेरा? वो कौन ला बराबर। के देगा मेरा? ये बड़े सवाल है ये सारे, समझ गए? बड़े सवाल। और ये क्या तो कर रहे हैं, ये सब गड़बड़ कर रहे हैं। और गड़बड़ हाँ इसलिए कर रहे हैं कि ये वो चोरों को सारे नजर आते हैं। चोर जो एक लाइन है ना सिनेमा में, ये यही है। इनका कोई देश से लेना देना नहीं, इनके जी बाप का भी लेना देना नहीं था देश से, जी। इनकी तो औलादों का भी नहीं है। आप देखिएगा राइट। इसमें से ज्यादातर के बेटे जो है वो विदेशों में बस गए, नागरिकता ले लिए। अभी राजीव कुमार को ढूंढिए, सोशल मीडिया पे चल रहा है कि पता नहीं माल्टा के नागरिक बन गए कि कहाँ के नागरिक। जी अ, अच्छा, मैंने आज एक सीनियर IPS अफसर से पूछा था, मतलब इसी बारे में सिलसिले में, आपके दिल्ली में रहते हैं हमारे पुराने परिचित। मैंने कहा ये आपके आपके बैच के आसपास के ही हैं कहीं? मैंने कहा ये भाग गए हैं क्या? बोले नहीं भाग तो नहीं गए, लेकिन अभी हैं बाहर, ये बात तो सच है। तो मैंने कहा कोई अब देखिए ये कहानी, बेटा ये जो है, ये मेरा अपना जो आपका जो चैनल है फोर्थ स्टेट, उस फोर्थ स्टेट के कार्यक्रम में किशोर तिवारी भाई ने ये खुलासा किया, जो नेशनल अपना शिवसेना पार्टी के हैं, उन्होंने ये जी, खुलासा किया कि वो माल्टा भाग गए हैं। अब अभी जी। तक देखिए सरकार ने कुछ नहीं बोला उस पर, ये भी बड़ी बात है। तो मैंने पूछा था तो बोला अभी है नहीं देश में, लेकिन अब हो सकता है कि भाई वो अब वो ये दोनों रिटायर्ड IAS हैं, दोनों के दोनों, अब एक दूसरे की जहां तक हाँ समझ इज्जत रखते होंगे, बचाने सेहत हो तबीयत सकता के है। बारे में तो एक दूसरे से। जगदीप भाई आ गए हैं, जगदीप सिंधु जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। जगदीप भाई बहुत वेलकम। तो इकबाल भाई ना, मैं मयूर, अगर आप लोग इजाजत दे तो मयूर भाई से आखिरी कमेंट ले लो, इनको निकलना है 4:30 बजे से पहले। तो जी मयूर भाई, आप अगर इसमें कुछ ऐड करना चाहें, जो स्थितियां बनी हुई हैं, और भाई राजीव कुमार जी के बारे में भी कुछ बोलना चाहें। नहीं तो अब मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, 2 लोग आ चुके हैं हमारे साथी और मैं फिर बोले जा रहा हूँ। आप इनको लीजिए, मैं थोड़ी देर रुकता हूँ, ये अच्छी बात नहीं ठीक है, लगती। ठीक, जी जी। इकबाल बाय। भाई, ये जो स्थितियां बन रही हैं, और सुप्रीम कोर्ट में आज हियरिंग चल रही है, अभिषेक मनु सिंह भी बार बार कह रहे हैं कि आधार को भी शामिल करो, और आपने तो बल्कि एक और बड़ा एक्सपोजे किया था, आपने तो बताया था कि कुछ कंपनियां ऐसी आ गई हैं, वो कहानी एक बार बता दीजिए ना हमारे दर्शकों को। वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने बताई थी चुनाव से जुड़ी हुई। धन्यवाद रविंद्र जी, आपका और सभी दर्शकों का। देखिए ये सुप्रीम कोर्ट में जो FIR को लेकर के लगातार पिछले 2 दिन से बहस चल रही है, वो एक मुद्दा तो अलग है, लेकिन उससे बड़ा मुद्दा जो हमने पिछले हमारे शो में बताया था, जिसको राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये साफ किया था कि किस तरह वोटों की चोरी होती है।
और उसके बाद में शरद पवार जी का एक बयान आया कि उनको कुछ 2 लोग आके मिले थे और 2 लोग मिलने के बाद में उन्होंने बताया था कि 170 सीट 288 में महाराष्ट्र की वो जितवा सकते हैं। तो वो शुरुआत में इसमें काफ़ी हकम हुआ और वाक़ई में ये सवाल खड़े हुए कि शरद पवार जैसा समझदार, चालाक व्यक्ति जो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहता है कि फिलहाल मुझे उस नामों की याद नहीं है वो नाम कौन थे, लेकिन वो मुझे लगता है कि गलत है कि उनको याद नहीं होगा, वो जानबूझकर चीज़ें छुपा रहे होंगे और उन्होंने इस पूरे मामले में राहुल गांधी से मिलाया भी था। तो इस पर काफ़ी सवाल खड़े हो रहे थे कि वाक़ई में क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन मैं दावे के साथ इसलिए सच कह सकता हूँ, क्योंकि इस तरह के लोग मुझे भी आके मिले और मिलने की वजह ये थी कि जब हम टीवी पे वो देखते हैं कि लगातार शोज़ में और इस तरह की चीज़ों में बैठते हैं, काफ़ी बड़े लोग जानते हैं, कई बड़े लोगों के साथ फोटो होती है, तो उनका कहना था कि सर हमारे पास पूरा एक एंटायर सिस्टम है, वो सिस्टम आपको चुनाव जिता करके देगा, गारंटी के साथ जिता करके देगा और वो जीतने की वजह और जो तरीका है वो बड़ा खतरनाक है। उनका ये कहना है कि अगर एक टीम जो है वो पूरे इसको देखेगी और कंट्रोल करेगी और आपको बताएगी कि किस तरह इस पूरे मामले को चलाना है। व्हाट्सएप ग्रुप कैसे चलेगा, ग्रुप बनेंगे कैसे, ग्रुप में आप एंटर कैसे होगे। इसके अंदर मेन फंक्शन जो है वो 2-4 लोग ही टॉप लेवल पे पार्टी के करेंगे और इसका जो मुद्दा है वो ये है कि अगर एक छोटे से छोटा स्टेट भी है, तो उसके लिए $5 मिलियन जो है वो उसकी कीमत रहेगी और वो आपसे लेंगे। उन सारी चीज़ों को लेके कैसे जीतेंगे, कैसे सारी चीज़ें मैनेज की जाएगी, उसका वो लाइव डेमो भी एक पार्टी को दिखाने के लिए तैयार थे। तो मुझे भी ऐसा लगा कि नहीं इसको समझना चाहिए और देखना चाहिए, तो मैंने उनसे सेकंड मीटिंग भी की और तब उन्होंने विस्तार से सारी चीज़ें बताई मुझे कि किस तरह ये ऑपरेट होता है। विदेशों के अंदर भी इसके तार जुड़े हुए होते हैं, विदेशों से भी लोग जो है भारत आएँगे और इन सारी ही चीज़ों को चलाएँगे। तो ये साफ है कि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आने वाले दिनों के अंदर लगातार बढ़ती जा रही है और जिस तरीके से अब हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी ने पिछले दिनों जिस तरह इलेक्शन राजीव कुमार के दौर में हुआ था और उन सारी ही चीज़ों का जो षड्यंत्र किया गया था उसका जो भांडाफोड़ किया है, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि उस वक़्त नाम जोड़ करके किए जा रहे थे, तो इस वक़्त शायद मुझे ऐसा लगता है कि नाम काट करके करने चाहिए, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और यही एक मुद्दा जो है लगातार अभी सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा है और सुप्रीम कोर्ट में लगातार 11 पार्टीज़ जो है वो याचिकाकर्ता लगातार इस कोशिश के अंदर लगातार लड़ रहे हैं, जिसके अंदर जी। 8 जो है पॉलिटिकल पार्टी है, 2 एनजीओ है और 1 विपक्ष है। जिसके अंदर योगेंद्र यादव का नाम आता है। हमने कल देखा कि योगेंद्र यादव ने जिस तरीके से कोर्ट को समझाया और एक-एक पॉइंट टू पॉइंट समझाया, जिसके बाद कोर्ट ने इन सारी चीज़ों को लेकर के उसका धन्यवाद भी किया। तो आज इसके बाद अभिषेक मनु सिंह भी सुबह से सारी चीज़ों को लेके बता रहे हैं कि आधार कार्ड कितने लोगों के पास है, पासपोर्ट कितने के पास है, इन सारी ही चीज़ों को लेके जिस तरीके से सुबह से मामला चल रहा है। अभी कुछ देर में इलेक्शन कमीशन के जो वकील है राकेश राकेश द्विवेदी वो द्विवेदी। उसपे जी। वो उस पे चर्चा करेंगे। उमेश तो अब देखना ये है कि आज इस पूरे मामले के अंदर क्या चीज़ें आती है। हालाँकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ज़रूरत लगी तो 13 तारीख को भी जो है वो उस पर सुनवाई कर सकती है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि 65 लाख नाम जो निकाले जा रहे हैं उसके अंदर एक एफिडेविट इलेक्शन कमीशन देता है कि हम बाध्य नहीं हैं ये बताने के लिए कि क्यों निकाले गए, क्या है। एक आप नाम निकाल रहे हैं उस पर भी कोई पूछ नहीं सकता है आपसे। दूसरी बड़ी बात है कि तकरीबन 3.5 लाख के आसपास जो है जो ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए हैं अलग-अलग संस्थाओं से या संघ के जिसके भी, वो 3.5 लाख जो है क्या वो वैलिड वोटर्स है? उनके दस्तावेजों की जाँच कौन करेगा? एक चीज़। दूसरी बात क्या ज्ञानेंद्र जी जो है जिन दस्तावेज़ों को लेकर के वो चैलेंज कर रहे हैं, क्या वो दस्तावेज़ उनके पास भी है या उसी सर्टिफ़िकेट की तरह रहेगा जो हमारे प्रधानमंत्री के पास है, उसका जवाब दिया नहीं जाएगा? तो ऐसे कई सवाल हम नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज़ उठा रही है, ये हमारी तरफ से नहीं बता रहा हूँ मैं। कल नहीं तो पता चला पोस्टेड को एक नोटिस आ जाएगा कि आप ये सवाल खड़े कर रहे हैं, ये हम नहीं कर रहे हैं। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, वो इस तरह के सवाल खड़े कर रही हैं। क्या ये सारे ही लोग जो है इस पूरे मामले के अंदर वो बताएँगे कि ये जितने 3.5 लाख लोग जुड़े हुए हैं, उनके दस्तावेज़ लीगल है या नहीं? धनंजय भाई ने भी बताया और जानी साहब ने भी जिस तरीके से पी+ली को 28 करके बताया, तो यही एक फ़ॉर्मूला जो है इस तरीके से इस देश में अभी चलाया जा रहा है। तो क्या आप हमको नहीं पूछ सकते हैं? जो भी पूछा जाएगा उसमें एक नया कानून बना दिया जाएगा और उस कानून के अंदर आप बाध्य नहीं।
उसमें सुप्रीम कोर्ट या अदालत भी जो है वो पूछ नहीं सकती है। तो इस जी तरह की जो चीजें चल रही है वो ये साफ है देश के लिए कि ये जो 65 लाख है सिर्फ अभी 65 लाख है। जिस तरीके से योगेंद्र जी ने कल बताया कि जो नए वोटर्स है उसमें से 28 से 30 लाख वोटर्स तो वो है जिनको अब तक ऐड ही नहीं किया है, यानी कि 65 और अगर हम 30 पकड़े तो तकरीबन 1 करोड़ के आसपास तो वही पहुंच जाता है। और अभी भी जांच चालू है। और देखिए जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट आसानी से अपना इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से ये बता रहा है कि वो 25 सितंबर तक सारे नामों की लिस्ट जो है वो घोषित करेगा और उसके बाद आपके पास 30 सितंबर तक समय रहेगा। तो उस वो ये जानता है कि 30 तारीख आने के बाद में सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ नहीं रहेगा, हम आसानी से इलेक्शन करा लेंगे। इन सभी चीजों को लेकर के लगातार ये खेल खेला जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पिछली बार नाम ऐड किए जा रहे थे, इस बार नाम निकाल करके जीत की कोशिश डिलीट की किया जा जा रही है। लेकिन ये मामला धीरे धीरे अब बिगड़ता जा रहा है। ऑपोजिशन जो है वो पूरे देश के अंदर एकत्रित हो रही है। पहली बार हमने देखा कि 300 सांसद का मतलब है कि आधा देश एक तरीके से सड़कों पे आ गया है, क्योंकि 300 सांसद आधे देश को बिलोंग करते हैं भाई, वो उनकी लीडरशिप करते हैं। तो 50% देश जो है वो सड़कों पर था और अब ये जो बिल्कुल है धीरे धीरे और बढ़ता जाएगा। अगर ऑपोजिशन इसी रणनीति के तहत काम करती है तो मुझे लगता है तो और जी मामला बिगड़ेगा। और आज सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है इसके सबकी निगाह है। अगर फैसला फेवर में आया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो एक सवाल वहां भी खड़ा हो जाएगा कि ऐसा फैसला क्या है। दूसरी बात देखिए, आज मुझे जो समझ में मोटा मोटा आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन द्वारा जो ये कोर्ट के अंदर मामला चल रहा है, तो इसका जो लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है तो आप देख सकते हो कि देश के लोकतंत्र को कैसे मारा जा रहा है, उसका लाइव स्ट्रीमिंग हम पूरा देश मिलकर के आज देख रहा है। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट जिंदा रखता है या मृत्यु घोषित क्या करता फैसला। है। बिल्कुल आपने बड़ी रवि बात जी। बोली है। अब सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी एक खबर आई है, आप खबर पे जस्ट जगदीप भाई आपको जरा थोड़ी टिप्पणी कर दीजिए और बाकी लोग हम तो सुनेंगे ही आपकी टिप्पणी। अब क्या है ये पहले सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी, हम लोग आप लोग जो चर्चा कर रहे हो कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उन्होंने ये खुलासा किया धनंजय भाई, और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, हियरिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया उनको किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानकारी है ही नहीं। सही उन्होंने बात। नहीं देखा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनको नहीं पता है। जस्टिस नहीं, सूर्यकांत ने कहा वो है, देखते नहीं है, जस्टिस वो कुछ देखते नहीं है। वो जस्टिस पट्टी जो सूर्यकांत ने कह उठाई दिया, ना वहां से, जो मूर्ति पे लगी थी पट्टी, वो उठा के अपने आंख पे बांध ली। जस्टिस सूर्यकांत ने कह दिया कि हमें ऐसी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानकारी नहीं है। जगदीप सिंह सिंधु जी, आपको जानकारी है क्या? ऐसा है कि ये दौर इस प्रकार का है जहां कुछ भी कहा जा सकता है। अब देखिए, बड़ी अचरज की बात है रविंद्र जी की देश के लोकतंत्र के 75 साल के बाद आज हम किस चीज पे चर्चा कर रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट किसकी सुनवाई कर रहा है। मतदाता सूचियों में कुछ सुधार होने के जो एक प्रक्रिया अपनाई गई है उसकी, क्या ये इतना बड़ा मामला होना चाहिए था इस देश में? क्या ये होना चाहिए था? लेकिन हाँ, ये बनाया गया है। ये कायदे से जिस तरह की अभी तक की रिवीजन होती आई है, स्पेशल रिवीजन, समरी रिवीजन और पीरियोडिकल रिवीजन, उसमें ये चीजें पहले से आइडेंटिफाई होनी चाहिए थी। लेकिन आज ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो कि ऐसा कोई टर्म उस रूल्स में नहीं है, इसको इन्होंने अपने ढंग से गढ़ लिया। तो उसी तरह से अब सुप्रीम कोर्ट भी कह सकता है कि हमने कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी है या नहीं सुनी है। ये वो जमात है, ये वो लोग हैं जो एक पूर्वाग्रह से प्रेरित हैं और लोकतंत्र के लिए जिस तरह से वो अपने तरीके से उसको परिभाषित करना चाहते हैं, ये उनके एक नैरेटिव है, इसको इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। जहां तक बात आती है कि ये जो प्रक्रिया है इस पे जो खुलासे हुए हैं उसका कहाँ समाधान है, कैसे समाधान है, उस पे कोई बात नहीं हो रही। अभी हरियाणा में ही बता देता हूँ
देखिए, हरियाणा में एक बहुत विचित्र केस हुआ जिसमें ये है कि सरबमित्र सांगवान, आप जानते हैं कि वो पत्रकार कम्युनिटी से रहे हैं और उन्होंने चुनाव लड़ा और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट, पहले तो उन्होंने आग्रह किया चुनाव आयोग से कि 9 बूथ ये ऐसे हैं जहां उन्हें शक है कि उनकी वोट्स जो हैं वो मैनिपुलेशन हुई है, इसलिए इनकी रिकाउंटिंग होनी चाहिए। तो विधि सम्मत और नियमानुसार उनको कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला, उनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद हुआ, और जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि इन 9 बूथ की ईवीएम की और वीवीपैट की मिलान करा के काउंटिंग दोबारा करी जाए, तो उसमें क्या कहा जाता है कि हम वो डाटा नहीं दिखाएंगे, हम आपको डेमो करके दिखा सकते हैं, हम वो डाटा नहीं शो करेंगे कि उसमें कितनी वोट डली है, या उनकी वीवीपैट का मिलान नहीं करेंगे, दोबारा नहीं करेंगे, हम सिर्फ आपको डेमो दिखा सकते हैं। तो अब उसी दिन से इसी से समझा जा सकता है कि किस प्रकार से किस प्रक्रिया को किस तरह से मोड़ दिया गया है, या वो किस तरह से मोड़ने के सक्षम अधिकारी हैं। तो ये चुनाव प्रक्रिया जो है, जिस तरह से आज हम डिस्कस कर रहे हैं, आज जो देश में ये चल रहा है, उसको जिस तरह राहुल गांधी ने सबूतों के तौर पे सामने ला के दिया, ऐसे सबूत तो कल मेरे सामने ही आए हैं। अब आपको एक पैटर्न समझाता हूं। क्या है कि चुनाव की जो सूचियां हैं, अब चुनाव की सूचियां कब होती हैं? या तो लोकसभा के चुनाव हो, अब लोकसभा के चुनाव होंगे तो आपको बूथ वाइज सूची मिलेगी जो भी कैंडिडेट होगा, या अगर असेंबली के चुनाव हैं तो भी बूथ वाइज मिलेगी, लेकिन अगर नगर निगम के चुनाव है तो वार्ड वाइज मिलेगी। अब जब आप वार्ड वाइज जो सूची है और जब बूथ वाइज सूची है, जब उनमें आप आकलन करने बैठेंगे तब आपको पता चलेगा। अभी आपने देखा होगा हरियाणा में, और अब की बार भी आपने देखा होगा कि एक ही परिवार का लोगों ने यह बताया कि मेरा वोट तो इस बूथ नंबर में आ गया, एक ही परिवार के 2 अलग अलग बूथ नंबर में आ गए वोट, ये ऐसे कैसे हो गया। और उसके अलावा अभी बहुत सी चीज ऐसी निकली है कि एक परिवार, एक मकान पे 80 वोट बने हुए हैं, एक मकान पे 45 से ज्यादा लोग रह रहे हैं, 250 बन गए, और डुप्लीकेट वोट बने हुए हैं, डुप्लीकेट वोट। कोई 10 वोट छोड़ के एक फिर वही उसी आदमी का डुप्लीकेट वोट बना हुआ। अब इसको कौन आइडेंटिफाई करेगा? क्या पता है कि कहां से ये वोटिंग हुई, नहीं हुई, या किसके नाम पे वोटिंग हुई। मैंने विद एपिक नंबर, वोट नंबर, वार्ड नंबर, बूथ नंबर, एपिक नंबर आइडेंटिफाई करके अभी भेजे हैं, आपको भी मिल जाएंगे 1 घंटे के बाद। लेकिन ये बहुत बड़े स्तर पे इस प्रकार की जो डिस्क्रिपेंसीज हैं, जो विसंगतियां हैं, ये किसकी किसकी ये जिम्मेवारी थी इसको ठीक करना। और इतने सालों से ये कवायद चली आ रही है, इतने सालों से ये कवायद होती आ रही है, ये ठीक क्यों नहीं हुई? ये अचानक किस तरह से एक रिवीजन से कैसे ठीक हो जाएगा? ये बहुत बड़े सवाल हैं। ये सवाल लोकतंत्र को लेके हैं, और जिस तरह से लोकतंत्र को पुनर्परिभाषित करने का प्रयास किया जा रहा है, ये उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और वो लोकतंत्र जो अभी तक संविधान के द्वारा दिया गया था, उसको आप देखिए कि किस तरह से ये अपने संविधान के अनुरूप परिभाषित करना चाहते हैं, अपनी तरीके से गढ़ना चाहते हैं। ये सीधा सीधा सा उसका मामला है। और सुप्रीम कोर्ट में अगर इस तरह से कहा जाता है कि ये जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, ये डॉक्यूमेंट अगर नहीं लिए गए या ये नहीं माने जा रहे हैं इनके द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा, तो इसमें कोई ज्यादा बड़ी आपत्ति नहीं है। ये एक तरह से रास्ता बनाया जा रहा है कि जो आज इलेक्शन कमीशन कर रहा है उसको किसी तरह से जस्टिफाई किया जाए, किसी तरह से सेव किया जाए। लेकिन यहाँ ये बता देना चाहता हूँ कि अपनी प्रक्रिया है, प्रक्रिया में अपनी खामियां भी उजागर हुई हैं, और वो अब रुकेगा और रुक नहीं सकता, क्योंकि वो हर जगह, हर जिले में, हर बूथ पे जितने भी कैंडिडेट हैं, जितने प्रत्याशी हैं जिन्होंने चुनाव लड़ा था, जिन्होंने मेहनत की थी, उसको खंगालने में लगे हैं। और बहुत सी डिस्क्रिपेंसीज आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर आप देखिएगा हर जगह से आएंगी, उसको संभाल पाना अब इनके बस की बात नहीं। जी मयूर भाई, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप तो गुजरात में लंबे समय तक पत्रकारिता में रहे, जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, तो क्या
वहां पर भी यही स्टाइल था फंक्शनिंग गवर्नेंस का जो अब हम लोग देख रहे हैं, या कुछ बदलाव आ गया है? नहीं, ये जो आप देश में जो भी देख रहे हैं वो पूरा गुजरात मॉडल है। उसमें कोई मुझे तो कोई दो राय मेरी कोई दो राय नहीं है इसमें। इसी तरह से यहाँ भी चुनाव जो है वो जीतते रहे। मैं पिछले कुछ दिनों से बार बार एक चुनाव का जिक्र करता हूँ, जहाँ भी अपने यहाँ भी और कहीं और भी जाता हूँ आप सबके मंच पे, तो भी कहता हूँ कि 2010 का जो लोकल बॉडी इलेक्शन था, हमारा स्थानीय इकाई का जो चुनाव था, वो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। और उस समय भी गुजरात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हुआ करते थे सिद्धार्थ पटेल, और उन्होंने इसी तरह बहुत सारे इस तरह की जो वोटर लिस्ट में जो घोटाले हैं उनको लेकर एक बहुत बड़ी प्रेस वार्ता भी की थी जी। और मैंने जो है उस पर फिर कुछ 1-1.5 महीना मेहनत करके अपने मतलब पीरियड के लिए 1-1.5 महीने में शायद 4 या 3 स्टोरीज उस पर अलग से मैंने की थी, उसका डेटा स्टडी करके। ये तरीका तो था ही था, साथ में ईवीएम को लेकर भी प्रॉब्लम थी वहां पे। आप सबको याद होगा शायद वो कुरैशी साहब का वो बयान है कि भाई हमने वो बीच में चला था, काफी जो पुराना बयान था गुजरात चुनाव, इसी चुनाव को लेकर कि भाई वो ईवीएम हमारी ओर से नहीं गए थे, है ना? हाँ जी। और ये तो गड़बड़ी भी थी बहुत बड़ी, और ईवीएम भी जो थे वो भी स्टेट गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से इस्तेमाल किए थे। तो वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था। और उसमें इनके लिए ये बड़े काफी इसलिए जरूरी था क्योंकि अमित शाह साहब उस समय जेल में थे। अच्छा। उस चुनाव में। और हाँ, वो जो तो उन्हें वो जेल में रखा गया, फिर वो तड़ीपार किए गए थे उसी दौरान, वही साल की बात कर रहा हूं मैं, उसी साल में हुआ था। और आनंदीबेन, वो 2 गुट थे, आनंदीबेन पटेल का गुट था, अमित शाह साहब का गुट था। और आनंदीबेन का जो गुट है वो काफी समय इस चुनाव में हावी रहने की, टिकट के बंटवारे को लेकर और हर चीज को लेकर वो काफी हावी रहने की कोशिश में भी था। तो ये सब हालात थे। और उस साल इस बारे में बहुत फरियादें हुई, स्टेट इलेक्शन कमीशन के समक्ष हुई, प्रेस में हुई, सबूत कांग्रेस ने दिए। फिर जो है एक हद के बाद, एक समय के बाद पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला गया जी। 2007 में भी कुछ ऐसी घटनाएं थी जो बहुत संदेह पैदा करती थी। 2009 के लोकसभा इलेक्शन में भी थी, और 2012 में तो बहुत बड़े पैमाने पे सवाल थे कि ये कैसे हुआ। उसमें बहुत सारे ऐसे संदिग्ध हालात दिखाई देते थे, और बहुत सारे लोगों के नाम का कट जाना, जैसे अमराईवाड़ी में हुआ था 2002 में, जब पहली बार चुनाव मोदी जी की अगुवाई में लड़ा जा रहा था, 2002 में दंगों के बाद वाला। दंगों के बाद तो वोटर लिस्ट में अचानक से बहुत सारे नाम के कट जाने का मामला हो, या बहुत सारे नाम ऐड हो जाने का मामला हो, ये लगातार गुजरात में होता रहा है। स्थानीय इकाई के चुनाव में तो विशेष रूप से ये देखने को मिलता रहा है, और विधानसभा चुनाव में भी ये देखने को मिलता रहा है। तो ये नई बात नहीं है, और एक तरीका है, मैं तब भी कहता था, मैं आज भी कहता हूँ कि बहुत सारी चीज जो है इसको अगर ठीक से फिर जांचा परखा जाए। देखिए, हमारे पास बतौर जर्नलिस्ट क्या होता है कि हम एक हद तक, एक सीमा तक बहुत कुछ ला सकते हैं, लेकिन उससे आगे फिर जो है वो जो सही में जांच करने वाली एजेंसीज हैं उनको उस बारे में संज्ञान लेके, या तो हमसे वो जो चीजें हैं वो लेके फिर इस पर जांच करनी पड़े, तभी जो है फिर वो बात लेजिटिमेट हो जाती है। वरना ये सब तो था ही था, और इसके ऊपर लगातार बोले भी हैं, मैं भी नहीं, अनेक हमारे पत्रकार गुजरात के वो भी इस पर लिख चुके हैं, बोल चुके हैं। ऐसा नहीं कि मैं अकेला ही कुछ कर रहा था, बहुत सारे हैं जो इसमें लगातार आवाज उठा रहे थे, या तो गलत हो रहा है उस पर सवाल उठा रहे थे। ये हुआ है जी। लेकिन कभी रुका नहीं, कोई रोक नहीं पाया, और अभी पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पे हो रहा है। तो यही गुजरात मॉडल है जी। यही गुजरात मॉडल है। धनंजय भाई, अब तो बिहार मॉडल क्या होगा फिर? चुनाव तो आपके स्टेट में पहुंच गया, एसआईआर पर बहस जो है आज की खत्म हो गई है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कल आधे घंटे तक वो सुनवाई करेंगे, और कल पक्ष सुनेंगे चुनाव आयोग का। राकेश द्विवेदी साहब अपनी तरफ से पक्ष रखेंगे, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देगा। तो अब तो मामला गुजरात से बिहार पहुंच गया है। ये बिहार का भी नया मॉडल है, इसके पहले ये भी कहीं नहीं देखा गया। नहीं, बिहार का गुजराती मॉडल, बिहार मॉडल नहीं, बिहार का गुजराती मॉडल है।
हाँ, लेकिन बिहार जो है उसका अपना मॉडल है, और मॉडल वो है कि वो चंपारण में जो हुआ था, गांधी जी को याद कीजिए, वो 1974 के बाद जो हुआ इमरजेंसी के दौरान, वो भी याद कीजिए। बहुत सारे वहाँ के अलग अलग मॉडल हैं। इस बार भी मॉडल दिखाई पड़ेगा। और आपको अगर याद हो, जब बिहार बंद किया गया था तो 4 भैंसें भी खड़ी थी सड़क पे, वो रोड जाम करने के लिए। बिहार जी, बंद जी। है। तो मुझे लग रहा है कि वहाँ जो भी मॉडल आएगा बड़ा खतरनाक मॉडल आएगा, नहीं आना चाहिए वैसा। मैं नहीं चाहता हूँ वैसा मॉडल आए। लेकिन क्या होता है ना कि जब आप सारे रास्ते बंद कर दीजिएगे, बंद कर देंगे, न्याय के रास्ते सारे बंद करके आप गुंडों का रास्ता खाली अख्तियार करेंगे, कि केन केन प्रकार, इससे समझिए सुप्रीम कोर्ट में जो बहस चल रही है, मैं आपको कहता हूँ कि बिहार के 98% लोगों का कोई लेना देना नहीं है क्या हो रहा है वहां से। सब कोर्ट के बारे में जानते हैं, कोर्ट क्या करती है। ये हम सब लोग हैं जो कोर्ट की गरिमा को बनाए हुए हैं। कोर्ट ने अपनी गरिमा बनाए रखने के लिए कोई काम नहीं किया है पिछले 11 सालों से। कोर्ट ने अपनी गरिमा को गिराने के जितने प्रयास हो सकते हैं वो सारे प्रयास किए। तो हम लोग, हम जैसे लोग जिनको लगता है कि लोकतंत्र में जरूरी है न्यायपालिका, लोकतंत्र में जरूरी है ये ढांचा, इसको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, इसलिए। नहीं तो आम आदमी, जो आम लोग हैं, उनसे पूछिए तो बोलेगा कुछ नहीं, पैसा दीजिए अब खेल होता है। लेकिन ये जो एसआईआर है वो सबसे परे है। एसआईआर हमको किसी ने दिया नहीं है, हमको अपने आप मिल गया, बाय डिफॉल्ट मिल गया। कि भैया आपके पास पैसा हो ना हो, आप अमीर हो गरीब हो, कोई जात के हो, किसी धर्म के हो, आप यहाँ हैं, आपके पूर्वज यहाँ थे, तो आप इस देश के नागरिक हो। अब उसको ये जो है छीन रहे हैं, जी। नागरिक होने के अधिकार को छीनने की तैयारी है। जैसे अभी मैं एक और पढ़ रहा था, अभी जो है एक ये है, कुरैशी कुरैशी साहब की बात नहीं है, अशोक लवासा साहब शायद उनका नाम, हाँ जी, पूर्व हाँ। चुनाव आयुक्त रहे हैं वो भी। रहें। उन्होंने कहा कि मैं 50 साल से वोट दे रहा था, मतदाता सूची में मेरा नाम था, मेरे पास कार्ड है, और मैं अभी नहीं एसआईआर भरा, तो मेरा नाम आप निकाल दोगे, मैं नया फिर से फॉर्म भरूंगा, फॉर्म 6 भरूंगा, मैं नया हो जाऊंगा। ये सबसे बड़ा खतरा है। और खतरा ये है कि कल, आज के 25 साल बाद फिर कोई ऐसा पागल आदमी आएगा इस देश में। पागलों की कमी हमारे देश में नहीं है, समय समय पे आते रहेंगे, तो ध्यान रखिए। फिर जब ऐसा कोई पागल आएगा तो सनकी आएगा, एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाला आएगा, उसके साथ तड़ीपार आएगा, तो फिर जो है वो कहेगा कि नहीं, आप तो 25 साल पहले बने थे, आप इस देश के नागरिक नहीं हो, आप लेके आइए आजादी से पहले का आपका कार्ड वो। तो कहाँ से लाएंगे? ढेर सारे सवाल हैं। और कुल मिलाकर के ये तैयारी ये है कि जो आरएसएस मनुस्मृति लाना चाहता है कि वोट देने का अधिकार वही उसी को रहेगा जो सक्षम रहेंगे। जिनके सक्षम नहीं, ये जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ना, मुझे इसलिए मैं कई बार गुस्सा आ जाता है। अरे तुम जाके देखो, गांव में उतर के जाके देखो यार कैसे होता है। यहाँ से कानून बना देने से वहाँ कानून नहीं चल रहा है, अपना कानून है। नेताजी का अपना कानून है, तत्काल जी का अपना कानून है, पीएलओ का अपना कानून है, सबका अपना कानून है। अगर कानून नहीं है तो नागरिक का कोई कानून नहीं। कोई भी उसको मार सकता है, कोई भी उसको मार सकता है, कोई भी उसको भगा सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये आजकल तो वीडियो का जमाना है, तो वीडियो देख रहा है कि किस तरह से गुंडा करते हैं। गुंडा जो है वो जिला अध्यक्ष बीजेपी का, कोई आर्य समाज का नेता होगा, नेता अफसर होगा, कोई वो पुलिस वाला होगा, कोई वो हवलदार होगा, कोई अस्पताल का होगा, कोई नर्स, कोई भी। नर्स इसलिए मार देती है एक बच्चे को, उसको जो है, जो जिसका बच्चा पैदा हुआ था उसके मांगे समाज ने 500 रुपया दिया नहीं, बच्चा मर जाता है। ये देश है, गाय का देश है। देश ने क्या दिया है 85 करोड़ लोगों को? 5 किलो अनाज। 80 साल की आजादी के बाद वो 5 किलो अनाज अपने लिए नहीं कमा सकता, और उसको आप जो ज्ञान दे रहे हो, देशभक्त बना रहे हो। तो आप ताली बजाने वाले भीड़ पैदा करना चाहते हो जो ताली बजाए। और देशभक्ति का मतलब भारत माता की जय, हिंदू होने का मतलब आप जो है टीका लगा लो और मुसलमानों को गाली दो, ये हिंदू होने की पहचान ये। और देशभक्त का मतलब भारत माता की जय। सारे कुकर्म करो, जितना कुकर्म हो सकता है सब करो, खाली भारत माता की जय एक बार बोल दो। जैसे है ना कि डुबकी, गंगा में डुबकी लगाइए, सारे पाप आपके चले गए। गाय की धुल पूंछ जाएंगे। पकड़ लीजिए, स्वर्ग पहुंच गए। ये जो बना हुआ ना, वैसे ये बना रहे हैं। अब इस देश के नागरिकों को जागना पड़ेगा कि जो बाई डिफॉल्ट आपको मिला था वो छीना जा रहा है। अगर आप नहीं लड़ोगे तो ये आपके माथे पे लैट्रिन का पूरा फिर से डलिया रखवा देंगे, ये फिर से गटर में उतार देंगे। जिस तरह से मीडिया आपका गटर में उतरा हुआ है ना, पूरे देश को गटर में उतार देंगे। और इनके बेटे जो है विदेश में रहेंगे, सुख भोगेंगे। आप सुनते हैं ना कि वो ले जाते थे यहाँ से कच्चा माल अंग्रेज, और वहां से बना करके भेजते थे
वो सब सुख ले। अब यहाँ से बड़े बड़े उद्योगपति पैसे लेके अमेरिका में, लंदन में घर खरीद रहे हैं। अंबानी ने घर खरीद लिया, फलाने ने घर खरीद लिया, ढिमकाने ने घर खरीद लिया। और यहाँ जो गरीब आदमी है, जिसके पास घर नहीं था, उसने बनाया था किसी तरह, घर खरीदा था। आपके गुंडे ही दिला रहे थे कि 12,000 में घर ले लो, ये 20,000 में घर ले लो। और वो 20 साल के बाद कहते हो इलीगल है और तोड़ देते हो। इलीगल तो सबसे बड़ा ये है कि तुम मुख्यमंत्री के पद पे बैठे हो, ये सबसे इलीगल है। तुम प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हो, सबसे इलीगल है। इस देश की जनता हिसाब करेगी और बिहार मॉडल वही होगा। ये लिखिए, ये चुनाव के वक्त देखिएगा, आपको दिखाई पड़ेगा। जी, जी बिल्कुल, आपकी बात सही है। तो इकबाल भाई, अब हियरिंग तो कल होगी दोबारा शुरू। अब कल की हियरिंग के बाद कल शाम तक फैसला हो जाएगा, लेकिन फैसला तो एसआईआर से ज्यादा भरोसे का है ना। चुनाव आयोग पर भरोसा, पूरा चुनाव आयोग का जो इकबाल चुनाव आयोग का इस देश में पहले था, अब तो सवाल उसकी बहाली का है। एसआईआर खत्म हो, एसआईआर हो, उसमें आप शामिल कर लें आधार कार्ड, अब उससे बड़ा मामला हो गया, सवाल अब उससे बड़ा हो गया है। क्या विचार है आपका? देखिए, कल भी जिस तरीके से योगेंद्र यादव जी ने कहा था कि 25 सितंबर को आप ड्राफ्ट जारी करेंगे और 30 तारीख को फाइनल करेंगे। अगर उस 30 तारीख में भी मेरा नाम नहीं आता है, तो मुझे अगर इलेक्शन लड़ना है तो मैं कैसे लड़ूंगा, क्योंकि मेरे देश का तो मैं नागरिक ही नहीं रहा। यही चाहत को लेकर के लगातार चीजें चल रही है। देखिए, आपने जिस तरीके से कहा इकबाल को लेकर के, तो मैं आपको कहूं कि इकबाल आता लेट से है, लेकिन ये बुलंद रहे इसकी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट पर भी बहुत ज्यादा है। सही। और सबसे बड़ा जो मसला है, जिस तरीके से पूरा विपक्ष, मयूर जी ने भी जिस तरीके से कहा, तेजस्वी यादव का वो बयान कि गुजरात का एक व्यक्ति जो है, शायद धनंजय भाई ने या मयूर जी ने कहा था कि तेजस्वी ने कहा कि गुजरात के एक व्यक्ति का नाम किस तरह बिहार में आ जाता है। उसी तरीके से इस पूरे बिहार के जो 65 लाख लोगों को निकाला गया है, क्या उनको कोई नोटिस भेजी गई है? क्या उनको बताया गया है कि आपको क्यों निकाला गया है, क्या कारण है? बिहार वो जगह है जहां ज्यादातर आईएएस आईपीएस तो रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्लान करने वाले लोग भी वही है, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले भी लोग हैं। 5 किलो जो अनाज की बात कर रहे हैं, वो भी काफी बड़ी संख्या में वहां लोग रहते हैं। तो वो उनके लिए तो समस्या ये है कि वो अपनी रोजी रोटी को तलाश करे या अपने वोटिंग अधिकार को लेकर के चक्कर खाए। चक्कर खाने का मतलब है कि आपको कम से कम, बहुत जल्दी भी होगा तो कम से कम 15 चक्कर तो खाने हैं। 15 दिन की बिल्कुल। दिहाड़ी जो है वो खत्म करनी है। तो जी 15 दिन भाई। की दिहाड़ी को लेकर के लगातार घर कौन चलाएगा? इंसान को जीने के लिए समस्या होती है, ना कि वोट को लेकर के। तो जैसे ही अभी धनंजय भाई ने कहा कि संघ ये चाहता है कि मनुस्मृति के चलते वो किस तरीके से ताकतवर लोगों को ही इस लिस्ट में रखे, बाकी लोग जो है वो अलग हो जाए, उनके पास अधिकार ना हो। तो हालात तो अभी जो नजर आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि ज्ञानेंद्र जी जिस तरीके से ये पूरे मामले को लेकर के 65 लाख लोगों को निकाल दिया गया है, 28-29 लाख लोगों के नाम जो है वो डाले ही नहीं गए हैं। और अभी तो और सारी चीजें बाकी है। अगस्त का आधा अगस्त और सितंबर, यानी 1.5 महीने के अंदर मुझे लगता है, और 1.25 करोड़ के आसपास अगर ये लोग गायब हो जाते हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि पूरा पावर जो है उसे दिया गया है। और अगर उसके अंदर कोई रोक बनाई जाएगी तो फिर एक नया कानून लेके आया जाएगा कि भाई जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है वो परफेक्ट है, उसके ऊपर कोई सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता। जैसे पिछले दिनों इलेक्शन हुए थे तो आपने कानून ले आकर के ये बता दिया था कि उस पर सवाल नहीं खड़े कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। तो क्या आने वाले दिनों के अंदर फिर एक इस तरह की एक चीजें की जाएगी और ये साफ किया जाएगा कि उस पर कोई सवाल खड़े ही नहीं हो? तो आप उसको किस तरह रोकोगे? दूसरा, सुप्रीम कोर्ट जो है वो कानून बना तो नहीं सकता है। कानून तो जो है वो लोकसभा में ही बनेंगे और उसी को चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में किया जा रहा है। लेकिन पिछले 2 दिनों से जिस तरीके से हम सुप्रीम कोर्ट को देख रहे हैं, उसका रुख जो देख रहे हैं, हालांकि ये भी एक हो सकता है कि इस तरह सुप्रीम कोर्ट कुछ चीजें निकाल करके समझना चाहता हो, लेकिन अभी तक जो चीजें दिख रही है वो निराशाजनक ही दिख रही है। हालांकि 24 घंटे में साफ हो जाएगा कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है, कि वो इकबाल बुलंद रखना चाहती है या इकबाल को खत्म करना चाहती है। क्योंकि जी जी बिल्कुल। इकबाल को रखना आसान नहीं होता है ना। तो इन सारी ही चीजों को लेकर के हमारे देश की जो सर्वोच्च न्यायालय है वो अब क्या फैसला लेती है इन 24 घंटों में, वो देखना जरूरी होगा। हालांकि उम्मीद अब भी
बहुत मानी जा रही है कि संविधान के तहत इस देश को चलाया जाएगा, ना कि संविधान को छोड़ करके उन लोगों पर चलने की कोशिश की जाएगी जो ये चाह रहे हैं कि 400 पार होता तो हम संविधान बदल देते। तो लगातार अब 24 घंटे के अंदर ये पिक्चर साफ हो जाएगी कि आखिरकार क्या फैसला आया है। 65 लाख के अलावा और जो बिल्कुल नाम निकाले जाने वाले हैं उनको अधिकार मिलेगा या नहीं मिलेगा, रवीन जी? जी बिल्कुल। जगदीप भाई, अब तो कोर्ट की निगाहें जो है, सब सारे देश की निगाहें कोर्ट पर हैं, जस्टिस सूर्यकांत। और जस्टिस सूर्यकांत, धनंजय भाई, आपको जानकर खुशी होगी इकबाल भाई, कि वहीं के रहने वाले हैं जहां जगदीप भाई इस वक्त बैठे हैं। उनका जन्म स्थान वही है। ओह, जहां पर जगदीप भाई हैं हिसार में, वहीं के रहने वाले हमारे देश के अगले मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। तो जगदीप भाई, किस तरह की उम्मीदें अब सुप्रीम कोर्ट से हैं? किस तरह कल तय हो जाएगा? अब ये तय होगा, एक केवल एक फैसला भर नहीं है ये हिंदुस्तान में जमहूरियत का एक नए सिरे से परिभाषित करने वाला फैसला होगा। हिसार में या आपकी बात हुई हो तो लोगों को क्या उम्मीद है, क्या सोच रहे हैं, आपका विचार क्या है? रविंद्र जी, जहां तक लोगों से बात करने के बाद, हालांकि आपको मालूम है कि कुछ दिन पहले तक मैं दिल्ली में ही था, और हर जगह हर तरीके के लोग उस दौर में मिल ही रहे मुझे थे। मिले भी हैं, बात भी हुई है। और अ, वैसे भी अन्य स्थानों पे भी कई लोगों से मिलने पे और बात करने पे जब इस मुद्दे पे बात आई, तो लोगों में बड़ा अचरज था कि आखिर अब जो सुप्रीम कोर्ट है वो किस दिशा में आगे बढ़ सकता है। अभी तक भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रति लोगों में एक बड़ा विश्वास था, लेकिन पीछे जो कुछ फैसले सर्वोच्च न्यायालय के हुए, उसकी जी, वजह से उस सर्वोच्च न्यायालय के विश्वास और साख में कहीं कुछ लोगों को थोड़ा संशय सवाल हो खड़े रहा हुए है। हैं। हाँ, तो और इस फैसले के लिए भी आप देखिएगा कि देखिए, सर्वोच्च न्यायालय है, मानयोग है, और उनका जो फैसला है उसको सभी को मानना रहता है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो संशय है वो भी समानांतर जारी है। कहा नहीं जा सकता कि कोई भी ऐसा फैसला जो बिना किसी संदेह या किसी संशय के निर्मूल फैसला, ऐसा अभी पिछले काफी समय से अगर हमने देखा हो या इतना कोई मजबूत फैसला देखा गया हो। तो मुझे लगता है कि कल जो फैसला अगर कोई होता है इस मामले में, तो वो भी उस छाया में ही होगा, और वैसी वैसी कोई ना कोई परछाई, प्रतिबिंब उस फैसले में उभर सकता है, और जिससे लोगों में उस विश्वास और साख के प्रति जो मजबूती बन जानी चाहिए या होनी चाहिए, उसमें वो कुछ कमी दिखाई देगी, क्योंकि अलग अलग प्रतिक्रियाएं आने के बाद उसको कहा जा सकता है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि न्याय जो है वो होना चाहिए, और न्याय होता हुआ भी दिखना चाहिए, और वो न्याय निष्पक्षता के आधार पे होना चाहिए। जी, उसमें कोई पूर्वाग्रह और कोई प्रभाव से वो बिल्कुल अलग होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल। मेरा मानना है। और यही एक वो अपेक्षा सारे देश की है सर्वोच्च न्यायालय से, कि कोई भी फैसला अगर सर्वोच्च न्यायालय से होता है तो वो किसी भी पूर्वाग्रह और निष्पक्षता से परे होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही है और मुझे लगता है इससे बढ़िया क्लोजिंग कमेंट्स नहीं हो पाएँगे, क्योंकि सब रवीन जी, लोगों को कल का इंतज़ार रवीन है। जी, अभी एक एक जी, चीज जो लगातार चल रही है पिछले 3 दिनों से, आप देखिए सरहद काफी गर्म हो गई है हमारी। और मुझे वो राहत इंदौरी का शेर याद आ रहा है कि सरहदों पर बड़ा तनाव है, कुछ पता तो करो क्या चुनाव है। तो कहीं ये चुनाव हालात है क्या? देख करके जो कहीं चुनाव है क्या, तो उसके अंदर एक आखिरी लाइन जो है, बिखरे है दोनों संतों में, तीसरे संत का कुछ दबाव है क्या। तीसरे समझ का तो कोई दबाव है क्या? अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वाकई में पिछले सर को लेकर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई शुरू हुई है और सरहद एक तरीके से शुरू हुआ है,
तो अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हक में नहीं आएगा तो मुझे और लग रहा है कि तीसरे संत का कहीं दबाव ना हो और सरहदें गर्म ना हो जाए चुनाव को लेकर के। वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा देश की जनता के लिए सामने खड़ा है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, महत्वपूर्ण बात है। आप लोगों ने अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और सुप्रीम कोर्ट जो है, आपकी बात सही है कि सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष और समाज को, देश को, कानून को, संविधान को दिशा दिखाने वाला है। संविधान को तो कर दिशा नहीं, लेकिन संविधान की व्याख्या करने के लिए है। उम्मीद है कल भी ऐसा ही ऐतिहासिक फैसला आएगा, जिस फैसले का इंतजार पूरा हिंदुस्तान कर रहा है। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, धनंजय भाई आपका बहुत धन्यवाद, इकबाल भाई बहुत धन्यवाद, जगदीप जी आपका बहुत धन्यवाद, और मयूर जानी साहब जो हमारे साथ जुड़े थे उनका भी बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद आप सभी दर्शकों का भी जो हमारे साथ जुड़े। कल एक बार फिर से जब सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना देगा तो उस फैसले पर बातचीत करने के लिए हम आपके साथ जुड़ेंगे और तफसील से उस फैसले पर अपनी बातचीत करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।